નમસ્કાર વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, ધોરણ 9માં આજે હિન્દી વિષયમાં વ્યાકરણ વિભાગમાં વાક્ય તથા વાક્ય કે પ્રકાર એટલે વાક્ય અને વાક્યના પ્રકારો વિશેની આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું. ભાગ 1 છે વાક્ય એટલે શું? તો શબ્દોનો એવો સાર્થક સમૂહ જે કોઈ વિચાર અથવા તો ભાવના પૂર્ણ રૂપે વ્યક્ત કરી શકે એને આપણે વાક્ય કહીએ છીએ. બરાબર મિત્રો, વાક્ય કોને કહેવાય? તો શબ્દોનો એવો વ્યવસ્થિત સાર્થક સમૂહ. સમૂહ તો ખરો જ, પણ કેવો સમૂહ? સાર્થક. એવા શબ્દો કે જેનો એક અર્થ નિશ્ચિત હોય છે. સાર્થક સમૂહ જે આપણા ભીતર રહેલા કોઈ વિચાર અથવા તો ભાવને પૂર્ણ રૂપે એ વ્યક્ત કરે છે એને वाक्य कहवामा आवे छे. एक बार फिर से देख लीजिए, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वह वाक्य कहलाता है. उदाहरण के तौर पर हम देखें तो भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है. એટલે કે ભારતની संस्कृति खूब जूनी है. इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थात पद, शब्द को पद भी कह सकते हैं, पद अर्थवान है. अर्थात अर्थवान मतलब होता है सार्थक, एक सही विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करता है. एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट करता है. उदाहरण आपको तो कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है. भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है. तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थात पद अर्थवान है, सार्थक है. एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट करते हैं. आ एक उदाहरण आपको तमने कि वाक्य कोने कहेवाय. तो एवं वाक्य जे वाक्य में एक व्यवस्थित शब्दों मूकेला होय, ये शब्दों ने एक सार्थक अर्थ निकले जे कोई विचार अथवा तो भाव ने पूरी रीते व्यक्त करी શકે છે. વાક્યમાં મુખ્ય જે તત્વો છે, વાક્ય કે પ્રમુખ તત્વ, તો અહીંયા વાક્ય કેવું હોવું જોઈએ? તો સાર્થક. કોઈ પણ વાક્ય હોય તો એની સાર્થકતા એ અવશ્ય હોવી જોઈએ. એટલે કે સાર્થકતા એટલે શું? તો वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो शब्द कैसे होने चाहिए? तो वो अर्थवान होने चाहिए. वाक्य में उपयोग में लीधेला प्रत्येक शब्दों पोतानो अर्थ व्यक्त करता होवा જોઈએ. वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है. आम तो मोटे भागे कोईपण वाक्य में जયારે शब्दों લઈએ છીએ ત્યારે શબ્દોનો એક અર્થ બનતો હોય છે, પણ ક્યારેક નિરર્થક શબ્દો પણ વાક્યમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને એ પણ સાર્થક બની જાય છે. उदाहरण આપણે આપીએ તો कुछ पानी पानी पीकर जाना, कुछ पानी पानी पीकर जाना. यहाँ पानी पानी 2 बार बोला गया है. मेरे सामने ज्यादा चूत चपड़ करने की कोशिश मत करना. चूत चपड़ करना,
उपरोक्त जो शब्द हैं वाक्यों में पानी पानी और चू चपल, ये निरर्थक शब्द है, लेकिन निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त है। નિરર્થક હોવા છતાં પણ એનો સાર્થકની જેમ ઉપયોગ કરવામાં આવે। ચૂચપડ करना मतलब ज्यादा बोल बोल मत करना, या पानी पानी मतलब पानी पानी पीकर जाना। इसकी जगह पानी की जगह हमने 2 बार पानी का शब्द का उपयोग यहाँ पर किया, पानी पानी पीकर जाना। दूसरा है योग्यता। तो वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, એટલે કે વાક્યમાં જે શબ્દોનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्य या सामर्थ्य होना चाहिए। વાક્યમાં જે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ શબ્દો સાર્થક હોવા જોઈએ, अर्थ प्रदान करता હોવા જોઈએ, એટલે એમાં એ શબ્દોમાં યોગ્યતા હોવી જોઈએ। मैंने पानी खाया, ये जो वाक्य है इसमें 3 सार्थक शब्द है, पर शब्दों के समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। मैंने पानी खाया, तीनों सार्थक शब्द हैं, हर शब्द का अपना अपना अर्थ है, लेकिन यहां पर जब इसे वाक्य में प्रयोग किया गया है कि मैंने पानी खाया, तो ये जिसका वांछित अर्थ है, जो हम अर्थ में जिस अर्थ में इसका उपयोग करना चाहते हैं वो अर्थ इसमें से प्रतिपादित नहीं हो रहा है। जे अर्थ में આપણે કહેવું જોઈએ એ अर्थ આમાંથી ફલિત થતો નથી। वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है मैंने पानी पिया, मैंने पानी खाया नहीं, मैंने पानी पिया। अगर इस प्रकार का वाक्य यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है तो इसका अर्थ जो होता है, प्रतिपादित होता है जो अर्थ, वो सही होता है। वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता, अतः यह वाक्य है कौन सा, तो मैंने पानी पिया, तो वो सही है। मैंने पानी खाया, पानी पिया जाता है, खाया नहीं जाता। आकांक्षा, आकांक्षा से असंयम, यहां हमने देखा शब्दों की सार्थकता, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया वो सार्थकता, इसकी योग्यता। अब देखेंगे हम इसकी आकांक्षा। तो वाक्य में वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। कोई भी वाक्य हम जब लिखते हैं या बोलते हैं तो वाक्य पूरा होना चाहिए, अर्थात उस वाक्य में वाक्य हमेशा पूરું હોવું જોઈએ, એમાં કોઈ શબ્દની ઓછપ આવે કે કમી આવે तो જે अर्थ એમાંથી નિશ્ચિત અથવા તો ફલિત થવો જોઈએ એ अर्थ ફલિત થતો હતો નથી। तो किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रही। એટલે કે चाहता है, एक वाक्य है चाहता है, ये जो शब्द है सही है, बट इसमें क्या है कि हमें पता नहीं चलता कि कहना क्या चाहते हैं। चाहता है लेकिन क्या चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है। अगर ये वाक्य है वह पढ़ना चाहता है तो वो सही है। तीनों में तीसरा वाक्य है, पहले दोनों में कौन और क्या। पहला से वाक्य से चाहता है तो कौन, पढ़ना चाहता है, क्या। तो यहाँ प्रश्न उभा रहा है इस मन में, वाक्य नो पूरेपूरो अर्थ से एक बंद बेसतो नहीं। वह पढ़ना चाहता है, एक वाक्य एनो स्पष्ट अर्थ है कि वह पढ़ना चाहता है। दूसरी बात है निकटता, यानी कि वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वह विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में शब्दों को बोलने
और लिखने में उचित निकटता, एक दूसरे के नजदीक का जो शब्द है वो सही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्यांक विराम चिन्ह आनी जरूर होय तो विराम चिन्ह મૂકવું જોઈએ। એકદમ સરળ ફાસ્ટ કોઈ વાક્ય બોલી દેવામાં આવે લાંબુ વાક્ય તો ઘણીવાર સમજમાં પણ નથી આવતું, એટલે વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરવાની જ્યાં જરૂર લાગે ત્યાં વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરવાનો છે। पदक्रम, वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयोग सभी शब्द अर्थात पद उचित क्रमों में प्रयोग किए गए। कोईपण वाक्यમાં જ્યારે એના પદ છે, જે શબ્દો છે એ યોગ્ય જગ્યાએ મૂકવા જોઈએ। मैंने केवल एक पत्र लिखा है, एक वाक्य है, मैंने केवल एक पत्र लिखा है, तो मैंने केवल पत्र एक है लिखा मैंने, એના એ શબ્દો છે વાક્યમાં, પણ અર્થ તરત જે સ્પષ્ટ થવો જોઈએ એ થઈ શકતો નથી। ઉપરોक्त दोनों वाक्य में जैसे एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। प्रथम वाक्य में अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं, या पत्र लिखने के अलावा कुछ नहीं किया है, जबकि दूसरे वाक्य में कोई अभिष्टा इच्छित अर्थ नहीं निकल रहा है। अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है मेल, ये हो गया पत्र। अन्वय, अन्वय यानी कि मेल। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त में एक दूसरे में मेल होना चाहिए, अन्यथा वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूं तो वो गलत है, हम खाना खाते हैं, खाना खाता हूं नहीं। तो वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है, हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य के जो घटक हैं, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप में दो ही घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, जिसमें विशेषण, संबोधक, संबंधबोधक, भावबोधक आदि आ जाते हैं, जबकि विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। उदाहरण के तौर पर सचिन आपके स्कूल में आ रहा है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानियां सुनाई। तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। तो यहाँ जो करता है सचिन आदमी, अध्यापक, और नरेश ये करता है, जबकि कर्ता का विस्तार में बूढ़ा हमारे हिंदी के तारा का भाई ये कर्ता का विस्तार करता है। क्रिया आ रहा है, चल रहा है, सुनाए और पढ़ता है। वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक या तो विधिवाचक वाक्य। इस प्रकार से इसके 8 भाग हैं। विधान वाक्य प्रियोदा सेवा भाविता, जिसमें जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा तो करने का कथन हो उसे विधान वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया कि प्रियोदा सेवा भाविता, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, यह निषेधात्मक वाक्य। जबकि प्रश्नार्थ वाक्य में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किसलिए, ऐसे इस प्रकार के जो शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग होता है जहाँ प्रश्नार्थ वाक्य होता है। विस्मयादिक वाक्य में शोक, हर्ष, घृणा, खुशी ये सभी भाव अभिव्यक्त हो तो इसे विस्मयादिक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण तौर पर अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, ओह यह क्या हो गया, ये विस्मयादिक वाक्य है। इच्छा वाक्य, इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप जो अभिव्यक्त हो उसे
हम इच्छावाचक वाक्य करें। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो एक ऐसी आशा करते हैं कि आप जो यात्रा करें वो मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संभवतः आज वर्षा होगी, संभवतः અહીંયા શ્યોર નથી કે ચોક્કસ નથી કે આજે વરસાદ પડશે, ના, કદાચ વરસાદ પડશે, અહીંયા સંભાવના એટલે કે સંદેહવાચક વાક્ય। संकेतवाचक वाक्य, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे या कार्य को संकेत या दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। एक वाक्य दूसरे के ऊपर आधारित है, यहाँ पर संकेत किया जाता है, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। आज्ञावाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का जब भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। अंधेर नगरी वाले कहानी में ये है कि भिस्ती को निकालो और कसाई को लाओ, तो यहाँ एक आदेश दिया गया है, तुम जा सकते हो, कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्रार्थना है। रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं तो सरल या तो साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या तो साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे कि पिताजी पार्क में बैठे हैं, इस विधान में पिताजी उद्देश्य और पार्क में बैठे वो विधेय हैं। सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, वाक्यों के उद्देश्य में कर्ता विस्तार तथा विधेय में क्रिया का विस्तार, कर्म या कर्म का विस्तार आदि होने का होता है। भार्गव ने पढ़ा, भार्गव पढ़ रहा है, पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है, तो यहाँ विस्तार कर्ता और क्रिया का भी विस्तार है। संयुक्त वाक्य में देखें, जिस वाक्य में दो उपवाक्य हो किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं और तुम लिख रहे हो, वाक्य में दो उपवाक्य हैं एवं एक और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, अतः निर्देशित विधान यहाँ संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में के अंतर्गत जितने उपवाक्य होते हैं वो सभी स्वतंत्र होते हैं। मैं हूं सत्य केतु और पत्नी है कामना। आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो। तुम नहीं जा सकते तो बेटे को भेज देते। कभी कभी संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का भी लोप कर दिया जाता है। जैसे कि दुनिया में रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। यहाँ और का लोप किया है, यहाँ और बीच में दो वाक्यों के बीच में जो और आता है वो यहाँ पर से निकाल दिया गया है। दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। क्या सोचा था, क्या हो गया। यहाँ पर भी पर का लोप किया है। क्या सोचा था पर क्या होगा, यहाँ पर नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, इसका लोप हो जाता है। मिश्र वाक्य में देखें तो मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते हो। जिस वाक्य की रचना में एक से अधिक ऐसे उपवाक्य से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा एक अन्य गौण वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उपप्रधान वाक्य में मुख्य कथन होता है जिसका समर्थन, पूर्तिया, विस्तार जो दूसरा वाक्य होता है वो उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें हम तो मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे। मैं देखता हूं, क्या देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलांग से
भरता है। सरिता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। वही भारत देश है जिसने कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सूरज उगेगा इसलिए अंधेरा भागेगा। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, इसके बारे में उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ ये जो वाक्य तथा वाक्य के प्रकार यहाँ पर हम एक भाग में पूर्ण कर देते हैं।